अगर आप घर बैठे ऑनलाइन बोर्ड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। इस चैनल पर आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत सारी वीडियो मिलेंगी। हेलो गाइस, मेरा नाम है सुमित कुमार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आई लव स्टूडेंट सुमित कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिजिक्स क्लास 12 NCERT। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे, घर पे होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज भौतिक विज्ञान क्लास 12 NCERT पर आधारित लेसन फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इस चैप्टर को मैं बिल्कुल शुरू से अंत तक कंप्लीट आपको समझाने वाला हूँ। बिल्कुल आपको याद हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। मैं इस चैप्टर के दो वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए। ये फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, आपको इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए 4 वीडियो मिलेगी। वहां पर फर्स्ट नंबर की वीडियो होगी, इसका पार्ट 2, ये पार्ट 1 है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तब मैं वीडियो डालूंगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हम आज बात करेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ये चैप्टर जैसे यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, आप समझिए हमें फिजिक्स में आपको फिजिक्स का पी भी नहीं पता है। बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग करेंगे और लास्ट तक मैं आपको ऐसे समझाऊंगा जैसे कि आपको कुछ भी नहीं आता है और आपको सब कुछ आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, लेसन फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, NCERT पर आधारित है। तो सबसे पहले आप पढ़िए वैद्युत आवेश क्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आपने सुना होगा, आवेश नाम सुना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग से लेकर जब मैं आपको छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ तो आपको सब समझ में आएगा। अगर मैं आपके सामने अगर छोटी सी प्रैक्टिकल भी करके बता दूँ ना तो आपको समझ में आएगा। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे एक फिल्म देखिए तो आपको फिल्म में क्या है, इमेज बनकर आती है, तभी आपको फिल्म याद रहती है। अगर मैं आपको एक फिल्म 2 घंटे की फिल्म कॉपी पर लिख कर दे दूँ कहे चलिए सुनाइए, तो आप नहीं बता पाएंगे। अगर आप फिल्म देख लेंगे तो आप बता देंगे। तो वही मैं यहाँ पर आपको एक फिल्म की तरह इस चैप्टर को समाप्त करूंगा। आपको एक एक मीनिंग वर्ड, एक एक वर्ड आपको समझाऊंगा, सब आपको याद हो जाएगा। तो देखिए, वैद्युत आवेश होता क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। देखिए, आपने कोई भी छड़ ली, ठीक है, ये छड़ कैसी है, उदासीन है, ठीक है। अगर हमें इस पर चार्ज लाना है, यानी ये उदासीन है, अगर हमें इसे चार्ज करना है यानी आवेशित करनी है, तो या तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आएंगे या तो यहाँ से चले जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होगा, तो वस्तु आवेशित कहलाएगी। किस प्रकार, अभी हम आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, तो वो क्या है, वैद्युत आवेश कहलाता है। यानी जैसे कोई भी पदार्थ है उसके अंदर एक गुण है। यहाँ पर आप चित्र में देख रहे हैं, एक माना यहाँ पर एक कोई छड़ी है, ठीक है, कांच की छड़, आप किसी की भी छड़ मान लेते हैं। यहाँ पर ये माना कागज के टुकड़े हैं, ये वस्तु अनावेशित है, ये कागज के छोटे टुकड़ों को क्या अपनी ओर आकर्षित करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। ऐसे ही पड़े रहेंगे, नहीं पड़े रहेंगे, क्योंकि इसमें अभी कोई चार्ज नहीं है, कोई आवेश नहीं है, तो ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। अगर यहाँ पर कोई भी बल अनुभव करेगा कि ये टुकड़े या तो इसकी ओर आए, यहाँ से दूर भागे, जब इसकी ओर आएंगे या फिर दूर भागेंगे, यानी तो एक बल अनुभव करता है, यानी विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। तो इसी तरीके से हम परिभाषा आपको बता सकते हैं कि विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव कराता है। ये पदार्थ इसके ऊपर बल अनुभव कराता है। चलिए, अगर मैं इस वस्तु को, कोई भी छड़ है, इससे मैं आवेशित कर दूं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगी या फिर प्रतिकर्षित करेगी। सब बताऊंगा आकर्षित प्रतिकर्षित क्या होता है, सब एक एक वर्ड में बताऊंगा, जैसे कि मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। अब देखिए, मैं एक प्रैक्टिकल आपके सामने करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कागज के मैंने टुकड़े लिए छोटे छोटे, और ये कलम है। ये कलम कैसा है, अनावेशित है। अगर हम इसे इसके पास लेकर जाते हैं, ये कोई भी बल अनुभव नहीं कर रहा है। अगर ये बल अनुभव करता तो समझ लो ये वैद्युत आवेश कहलाता। अगर मैं इसको आवेशित कर दूं तो ये छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। आवेशित हम इसे कैसे करेंगे, इसे हम कागज को टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम इसे आवेशित करेंगे। इसे आवेशित करने के लिए किसी रेशम के कपड़े से हम इसे रगड़ेंगे, ठीक है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने इस कलम को, जो कागज के टुकड़े हैं, आकर्षित करने के लिए कलम को आवेशित किया है। आवेशित मैंने रेशम के कपड़े से इसे रगड़ा है, ठीक है।
तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये आप लोगों ने खेल घर पे छोटे होंगे तभी आपने खेला होगा, ठीक है। ये आवेशित कर रहा है, नहीं कर रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये आवेशित कर रहा है, यानी इसमें एक गुण आ गया है। कौन सा? एक बल है कि ये बल अनुभव कर रहा है और छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसका मतलब है या तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आए हैं या तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले गए। अभी आपको आगे पता लगेगा कि ये इलेक्ट्रॉन आए हैं या चले गए हैं, तो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। अब पहले आप इस कलम को देखिए। इस कलम ये क्या छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्या इस कलम में जादू है? बिल्कुल नहीं है। इसे मैंने आवेशित किया है, ठीक है। रेशम के कपड़े से रगड़ कर मैंने इसे आवेशित किया है, तभी ये छोटे छोटे टुकड़ों कर रहा है, ठीक है। देखिए आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई कुछ करने वाला नहीं, बस मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप इसे अपने आप घर पे भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वो ही मैंने यहाँ पर लिखा है, अगर हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ आवेशित हो जाती है, कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, जैसे कि अभी आपने यहाँ पर देखा। तो फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ पर एक बात देखने को मिलती है कि अगर हम एक छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो वो आवेशित हो जाती है और छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है। क्या वो अपनी ओर आकर्षित करती है? यानी इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन आए हैं या फिर चले गए? ये कंफ्यूज होगी ना। अभी मैं आपको सब कंप्लीट बताऊंगा। बस यहाँ पर आपको एक बात देखने को मिलेगी कि जब कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है ये कलम, यानी ये इसमें एक गुण है। वो गुण कौन सा है? आवेशिता, यानी वो वैद्युत आवेश यानी बल अनुभव करता है। अगर यही अनावेशित होता तो नहीं करता। अब क्या ये छोटे छोटे कागजों को दूर भी भगा सकता है? बिल्कुल भगा सकता है। ये आकर्षित भी कर सकता है और प्रतिकर्षित भी कर सकता है। इसका मतलब वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, एक धनावेश एक ऋणावेश। धनावेश यानी पॉजिटिव और निगेटिव, यानी इसका मतलब है इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। चलिए आपको एकदम कंप्लीट बताते हैं बहुत ही सरल तरीके से। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने लिखा है आकर्षित प्रतिकर्षित। ये कोई कांच की छड़ है और ये कागज के टुकड़े हैं। अगर आकर्षित करने का मतलब है ये पास आएगी। कोई भी वस्तु अगर आवेशित है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों या किसी को भी वस्तु को वो क्या करेगी? अपने पास लाएगी। यानी अगर पास आए वो चीज, यानी आकर्षित कर रही है, उसे हम क्या बोलेंगे? आकर्षित, यानी पास आ रही है। अगर वही कागज के टुकड़े दूर जाएं, यानी उस छड़ से दूर भागे, तो वो क्या होगा? प्रतिकर्षित कहलाएगा, ठीक है। आकर्षित कब करेगा? जब पॉजिटिव चार्ज होगा एक पर और एक पर नेगेटिव चार्ज होगा, यानी असमान होंगे। चिन्ह कैसे होंगे? असमान, यानी समान नहीं होंगे तो वो आकर्षित करेगी। अगर चिन्ह समान होंगे, यानी माइनस माइनस होगा, प्लस प्लस होगा, यानी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर भगाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिल रही है, ये कागज के टुकड़ों को कलम जो है अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। अब आकर्षित करने का मतलब है पास आ रहा है, यानी इसका मतलब इन कागजों में या तो नेगेटिव चार्ज है या तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यानी एक पर पॉजिटिव है एक पर नेगेटिव है। ऐसा तो बिल्कुल संभव है, तभी तो होगा ना आकर्षित, ठीक है। अगर ये दूर भागता, या तो पॉजिटिव या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव, यानी विपरीत, यानी असमान, ठीक है, समान, ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक बात समझ में आ गई होगी कि आकर्षित वस्तु, कोई भी छड़ दूसरी वस्तु को आकर्षित कब करती है? जब उस पर असमान चिन्ह हो, यानी पॉजिटिव नेगेटिव हो। किसी पर नेगेटिव किसी पर पॉजिटिव तो आकर्षित। और प्रतिकर्षित कब करती है? किसी पर नेगेटिव तो दूसरे पर भी नेगेटिव, किसी पर पॉजिटिव तो दूसरे पर भी पॉजिटिव, यानी समान चिन्ह, ठीक है। अब यहाँ से एनसीईआरटी किताब से मैंने एक बात नोट की जो लिखी है कि सजातीय विजातीय। अगर सजातीय का मतलब है सजातीय, बात को समझिए। जातीय यानी सजातीय, एक ही जात मतलब एक ही चिन्ह अगर है तो सजातीय, तो क्या होगा? प्रतिकर्षित। अगर विजातीय विपरीत चिन्ह है तो क्या होगा? आकर्षित। आकर्षित विजातीय होता है और प्रतिकर्षित सजातीय होता है, ठीक है। ये बात आपको कॉपी पर नोट कर लेनी है। नोट तो सब चीज कर लेनी, अपने आप कॉपी पर नोट्स बनाओगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये प्रैक्टिकल आपको समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है, मुझे आप पर विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कहा जाए कि वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, तो आप कैसे बोलेंगे कि वैद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें एक
वो बल अनुभव करता है वो छोटी छोटी वस्तुओं को या तो आकर्षित करता है या तो प्रतिकर्षित करता है। अगर हम किसी भी कांच की छड़ को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें एक गुण आ जाता है, वो गुण या तो छोटे छोटे टुकड़े या को आकर्षित कर लेता है या तो प्रतिकर्षित करता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है। तो सीधे इस तरीके से आप बोल सकते हो। और ये दो प्रकार का है, यानी धनावेश और ऋणावेश। धनावेश कब होता है, ऋणावेशित कब होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा धनावेशित कब होगा और ऋणावेशित कब होगा। अभी तो मैंने सिर्फ आपको ये बताया दो प्रकार का होता है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये आकर्षित करता है, प्रतिकर्षित करता है, कब करता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब आपको एक चीज यहाँ पर याद रखनी है, विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम है। ठीक है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम है। यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि क्या होती है, सदिश राशि क्या होती है, 1 मिनट के अंदर समझिए, इसे मैं विस्तार से आगे बताऊंगा। ठीक है, सदिश राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, सदिश राशि कहलाती है। परिमाण तो होता है लेकिन दिशा नहीं होती है, वो अदिश राशि कहलाती है। तो इसमें परिमाण तो है लेकिन दिशा नहीं है, यानी ये अदिश राशि है। फार्मूला है Q बराबर IT। Q का मतलब है आवेश, आवेश मतलब आवेश का मात्रक कूलाम, तो आवेश, I मतलब विद्युत धारा, तो धारा गुणा T का मतलब समय। आवेश का मात्रक कूलाम, धारा का मात्रक है एम्पियर, समय का मात्रक है सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये अदिश राशि है, इसका मात्रक कूलाम है। Q बराबर IT आपको फार्मूला याद रखना है। आगे जो आप न्यूमेरिकल लगाओगे वो आपको ये फार्मूले पर आधारित मिलेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ। हमारा जो यहाँ पर आप एक चीज याद रखिए, जो विमीय सूत्र है A1T1, विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। ठीक है, विस्तार से मैंने वीडियो बनाई है, आपको सब विमीय सूत्र शुरू से लेकर अंत तक सब आपको निकालना आ जाएगा। तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आवेशन की विधियां। आवेशन का विधियां, इसे कैसे समझते हैं, आइए हम बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो आवेशन की विधियां में जो पहला हमारा हेडिंग यहाँ पर दिया गया है टॉपिक है कि घर्षण द्वारा आवेशन, यानी घर्षण द्वारा आवेशन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए दो पदार्थ ले लिए। ठीक है, समझाने के लिए लिया है यहाँ पर आपको, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यानी घर्षण द्वारा आवेशन हम कैसे करते हैं, घर्षण द्वारा आवेशन, आवेशन की विधि नंबर 1। ठीक है, मैंने दो पदार्थों को लिया। ठीक है, उन दो पदार्थों को आपस में रगड़ा। ठीक है, जब मैंने दो पदार्थों को आपस में रगड़ा, अब रगड़ने के बाद हम इन्हें दूर ले जाएंगे, दूर दूर, तो इनमें क्या होगा, इनमें अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो यही हमारा क्या है, घर्षण द्वारा आवेशन। किस तरीके से, समान मतलब यानी अलग अलग प्रकृति, यानी इस पर पॉजिटिव इस पर नेगेटिव, या फिर इस पर नेगेटिव या फिर इस पर पॉजिटिव, यानी समान अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। एग्जाम्पल की सहायता से मैं भी आपको और समझाऊंगा। किसी पदार्थ पर, तो वो मैं जो मैंने आपको भी बताया वही यहाँ पर लिखा है कि अगर हम दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं, इस तरीके से अगर मैंने रगड़ा और उन्हें दूर ले जाएंगे तो समान अलग अलग प्रकृति हो गए और समान परिमाण, यानी धनात्मक और ऋणात्मक, तो उन पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब देखिए आगे, किसी पदार्थ पर धनात्मक प्रकृति तथा आवेश उत्पन्न होगा तथा किसी पर ऋणात्मक प्रकृति का, यह पदार्थों के गुणधर्म पर निर्भर करता है। चलिए बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूं। मैंने यहाँ पर इसे रगड़ा, अब आपको कैसे पता लगेगा किस पर पॉजिटिव है किस पर नेगेटिव है। ठीक है, चलिए मैंने इन्हें रगड़ा और मैं दूर दूर ले गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बात देखने को मिल रही है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए तो ये कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक, यानी गुणधर्म पर निर्भर करता है। अगर इससे इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए तो ये ऋणात्मक हो जाएगी, अगर इससे चले गए हैं तो ये धनात्मक हो जाएगी। यानी इससे इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, ये धनात्मक हो गई, इसके ऊपर आ गए तो ये ऋणात्मक हो गई। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, जैसे मैंने आपको 10,000 रुपए लिए, आपने हमसे कितने रुपए लिए, 10,000, यानी आप पे 10,000 रुपए का कर्ज है, यानी आप ऋणी हैं। ऋणी मतलब ऋणात्मक, ऋणी है, और हमने आपको दिया नहीं धनी, धनी मतलब धनात्मक। वो मैंने समझाने के लिया है, आपने कोई भी 10,000 रुपए नहीं लिए। ठीक है, फिर मजाक है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो अगर किसी ने किसी से रुपए लिए हैं, जिसने रुपए लिए हो वो ऋणी हो जाएगा, नहीं ऋणात्मक। तो इस पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो वो ऋणात्मक, इससे चले गए हैं तो वो धनात्मक। तो आपको यहाँ पर एक बात देखने को मिल रही है कि अगर इलेक्ट्रॉन चले जाए तो वो धनात्मक हो जाएगी और जिसके ऊपर आ जाए वो ऋणात्मक हो जाएगी। अगर हम कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, ठीक है, माना एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, ये कागज है,
ये कांच की छड़ी मान लेते हैं और इसे हम रेशम का कपड़ा मान लेते हैं। अगर हम कांच की छड़ी को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो क्या होता है, जो कांच पर जो इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए हैं रेशम के कपड़े पर। अब कांच की जो छड़ है वो हो जाएगी धनावेशित, रेशम का कपड़ा हो जाएगा ऋणावेशित। आ गया समझ में? बिल्कुल आ गया होगा, मुझे विश्वास है यहाँ पर समझ में आ गया होगा। क्योंकि अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर कांच की छड़ बनाई और रेशम का कपड़ा, ठीक है। तो मैंने आपको बताया यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए, ये कैसी हो जाएगी, धनावेशित, ठीक है। तो धनावेशित हो जाएगी। अगर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये कैसी हो जाएगी, ऋणावेशित। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम देखते हैं आवेशन की विधियां, यानी आवेशन की विधि नंबर 2। ये फर्स्ट थी घर्षण द्वारा आवेशन, देखते हैं सेकंड। तो जो सेकंड हमारी विधि है वो है चालन द्वारा आवेशन, ठीक है। हम चालन द्वारा आवेशन कैसे कर सकते हैं? हम चालन द्वारा आवेशन कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एग्जाम्पल से समझिएगा। अगर ये वस्तु, मानिए ये वस्तु आवेशित है और ये अनावेशित है। अब हमें अनावेशित वस्तु को आवेशित करना है तो हम क्या करेंगे, आवेशित वस्तु को हम अगर अनावेशित वस्तु से स्पर्श कर देंगे तो वो अनावेशित वस्तु भी आवेशित हो जाएगी। तो इस प्रकार हम चालन द्वारा आवेशन करते हैं। तो ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यानी हम एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु को स्पर्श करा के हम उसे आवेशित कर सकते हैं। इसे हम चालन द्वारा आवेशन कहते हैं। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं आवेशन की विधि नंबर 3 पर। विधि नंबर 3 क्या है, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे किया जाता है, आपको अभी मैं स्क्रीन पर यहाँ पर साइड में डायग्राम दिखाऊंगा आपके एनसीईआरटी पैटर्न पे जो बने हुए हैं आपकी बुक में, ठीक है। यहाँ पर साइड में आपको अभी यहाँ पर कुछ डायग्राम देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ पर ये मैंने कुछ चित्र बनाया है, ठीक है। सरकंडे की गोलियां, जैसे जब हम किसी सरकंडे की गोली से किसी आवेशित यानी प्लास्टिक की छड़ को स्पर्श कराते हैं तो छड़ का कुछ आवेश सरकंडे की गोली पर स्थानांतरित हो जाता है, ठीक है। ये अनावेशित वस्तु है इस समय और ये इसके ऊपर चार्ज है, सरकंडे की गोली से मान सकते हैं। जब हम आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप लाते हैं, पर हम, आपको याद रखना है, हम स्पर्श नहीं कराते हैं। अगर हम स्पर्श करा देंगे तो चालन द्वारा आवेशन हो जाएगा। स्पर्श नहीं कराएंगे, बस दूर रखेंगे उसे, ठीक है। बिना स्पर्श किए हम उसे लाते हैं तो अनावेशित वस्तु पास वाली सतह, यानी जो इसके पास वाली सतह है वो समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। जो समान वाली सतह है उस पर समान, उस पर असमान, यानी इस पर पॉजिटिव तो इस पर नेगेटिव उत्पन्न हो जाता है और विपरीत वाले पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन भी कहते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर इसको लेकर गया इसके पास, यहाँ पर समान, इसे मैंने स्पर्श नहीं किया, इससे विपरीत आवेश उत्पन्न हो गया और दूर वाली जगह पर समान आवेश, यानी पास वाली जगह पर विपरीत आवेश, दूर वाली जगह पर समान आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन कहते हैं। तो वही मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखा है कि जब हम आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाएं तो अनावेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश, यानी पॉजिटिव नेगेटिव विपरीत प्रकृति का आवेश, और दूर वाली सतह पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को हम स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है, या कहते हैं, या प्रेरण द्वारा आवेशन की विधि को हम कहते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है कि वैद्युत आवेश के मूल गुण, यानी वैद्युत आवेश के मूल गुण क्या है। तो देखिए, नंबर 1 है कि आवेश की योग्यता। आवेश की योग्यता का मतलब क्या है, अगर हम विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणित का प्रयोग करेंगे, जैसे हम माना 5 आवेश है, +1, ठीक है, +2, -1, +4, -5। अगर हम उन्हें जोड़ेंगे तो हम कौन सी विधि अपनाएंगे, बीजगणित, ठीक है। जो चीजें लगे उस तरीके से हम लिख देंगे, ठीक है। मात्रक में क्या आएगा, कुल आवेश +1, +2, +4, +5, सॉल्व करेंगे 2, 3, 4, 7। अगर हम सॉल्व करेंगे इस तरीके से तो हमारा कितना जाएगा, -1, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो आवेशों की योग्यता। परिभाषा आपको कैसे याद रखेंगे, विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे।
ही हम इसे नष्ट कर सकते हैं। तो यही हमारा क्या है, आवेश संरक्षण। तो हम सीधे सीधे क्या बोल सकते हैं, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। जिस प्रकार ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। कैसे, देखिए सूर्य की रोशनी आ रही है, हमने पैनल लगा दिया सौर ऊर्जा, तो उसे हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम एक रूप से एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं, ठीक है। और ऊर्जा में आपको याद रखना है, यानी बदल सकते हैं। हम यहाँ बदल थोड़ी ना सकते हैं, आवेशित, ये अगर आवेशित है या अनावेशित है तो इसे हम स्पर्श करेंगे या फिर रगड़ेंगे तो इसे आवेशित कर सकते हैं, लेकिन हम बिना रगड़े आवेशित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे ना तो उत्पन्न कर सकते हैं आवेश को, ना ही हम नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको आवेश संरक्षण समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं आवेश का क्वांटमीकरण। देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ज्यादातर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया है। आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, तो देखिए किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश यानी E के पूर्ण गुणक के रूप में ही हो सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो इसे आपको कैसे याद रखना है, मेरी बात को समझिए। अगर जैसे कोई आवेशित वस्तु पर, जो यहाँ पर जो फार्मूला लिखा है Q बराबर N यानी प्लस माइनस N, तो जो उसका जो परिमाण है यानी जो इलेक्ट्रॉन है तो वो गुणा में होगा। गुणक का मतलब है गुणा में, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है तो वो नंबर कैसा होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कभी भी 1/2 नहीं होगा, 1/3 नहीं होगा, 1/4 नहीं होगा। तो पूर्ण गुणक होता है, फार्मूला याद रखना है, Q बराबर प्लस माइनस NE। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। N बराबर, ठीक है, N बराबर अगर हम निकालेंगे, Q यहाँ पर दिया गया तो E इसके नीचे आ जाएगी, ठीक है। N बराबर Q/E, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप बताइए प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, ठीक है। एक प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, मैंने बताया -1.6 इंटू 10 की पावर -19, तो प्रोटॉन पर होता है +1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। चलिए आवेश का क्वांटमीकरण की एक बार परिभाषा देख लीजिए। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश E के पूर्ण गुणक के रूप में ही हो सकता है, अर्थात कहने का अर्थ है आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक, इंपॉर्टेंट टॉपिक है कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का नियम किसे कहते हैं, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इसे किताब में पढ़ते हो, किताब में से रटते हो तो आप इसे भूल जाओगे, लेकिन मैं आपको रटाऊंगा नहीं, किताब वाला नहीं बताऊंगा, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसे समझा दूंगा, आपको अभी एक ही बार में याद हो जाएगा, अभी जस्ट, ठीक है। तो बस वीडियो देखने तक हौसला बनाए रखिए। तो कूलाम का नियम, देखिए कूलाम का नियम क्या होता है। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला कूलाम बल। अब मैं आपको एक कागज पर आपको एक चीज बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पर दो आवेश दिए गए हैं Q1 Q2, इनके बीच में जो बल लगता है कूलाम बल, वो क्या होगा, तो दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी इन दोनों के गुणा समानुपाती किसके होता है, कूलाम बल यानी F। तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा F समानुपाती Q1 इंटू Q2, ठीक है। तो यहीं पर आपको एक लाइन याद रखनी है बस, यानी उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। किन आवेशों के, जो आवेश स्थिर हैं, बिंदु आवेश के मध्य में जो बल लग रहा है कूलाम बल, उनके मध्य अगर उन आवेशों के हम गुणनफल को कर दें और समानुपाती किसके होगा, कूलाम बल। तो बस आपको ये याद रखना है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला कूलाम बल उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, F समानुपाती Q1 Q2, समीकरण 1। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये हमारा प्रथम आवेश है और ये हमारा दूसरा आवेश है। अब यहाँ पर देखिए इनके बीच में जो इसकी दूरी है उसे हम क्या लिखेंगे, R। इनके दोनों आवेशों के बीच की दूरी को लिखा है, ये प्रथम आवेश है, ये दूसरा आवेश है। बीच में जो बल लग रहा है F कूलाम, इसे हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे, आवेशों के मध्य की दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, यानी R का वर्ग व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r²
विद्युत क्रमानुपाती किसके, F के। तो आवेशों के मध्य की दूरी r के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती होता है, यानी F कूलाम विद्युत क्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, ये तो इसके समानुपाती है ही, अनुक्रमानुपाती भी आप बोल सकते हो, लेकिन ये विद्युत क्रमानुपाती किसके है, r, यानी उन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती होता है। समीकरण 2। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 समीकरण 2, अतः समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से F, ठीक है, F समानुपाती Q1 Q2, यहाँ पर आपने क्या लिखा, Q1 Q2 बटे में r²। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है इसे आपको हटा देना, तो एक नियतांक आएगा, कांस्टेंट आएगा, जिसे हम क्या लिखेंगे, K। तो हमारा निकल के आएगा कूलाम बल F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, F बराबर K Q1 Q2 r²। अब यहाँ पर आपको K का मान पता होना चाहिए। K का मान क्या होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए हमारा कूलाम का तो नियम, जो कूलाम बल है वो तो इतना आ ही जाएगा। ठीक है, अगर हम K का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे वो भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए K का मान हम K को क्या ले सकते हैं, 1/4πε0। 4 लिखा रहना है, पाई को मान होता है 22/7, तो आपको उल्टा लिख देना, 7 ऊपर 22/7, 22 नीचे तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा। और ε0 का मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर आप इसे रखेंगे, पाई का मान रखेंगे, अगर आप गुणा भाग करेंगे तो आपका K का मान निकल आएगा 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा क्या है, कूलाम का नियम। तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि इस नियम के अनुसार अगर दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला जो कूलाम बल है वो उन आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और बीच के दूरी के वर्ग के विद्युत क्रमानुपाती होता है, अर्थात F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। यानी यहाँ से आप बता सकते हो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। जब हम चिन्ह अनुक्रमानुपाती का हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जिसे हम K लिखते हैं, तो ये हमारा कूलाम का नियम बन जाता है। अगर आप K का मान लिखना चाहते हो तो आप 1/4πε0 भी लिख सकते हो, या फिर आप 9 × 10⁹ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपल आपका जो कूलाम का नियम है वो आपको देखने को मिलेगा, F बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन r²। ये हमारा बन गया कूलाम का नियम। ठीक है, चलिए मुझे आशा है, मुझे विश्वास है यहाँ पर कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि आपको ये समझ में आ गया अच्छी तरीके से। इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। चलिए हम देखते हैं अगला टॉपिक। तो जो हमारा अगला टॉपिक है वो है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को हम ई से लिखा हमने, क्योंकि इलेक्ट्रिक इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये बताइए विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाऊंगा, बहुत ही आसानी से आपको सब समझ में आ जाएगा। पहले तो आप डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। किसी स्रोत आवेश के द्वारा अपने चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र जहां किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने से कूलाम बल अनुभव किया जा सके, वह विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर जैसे आपके पास एक चुम्बक है, चुम्बक आप जानते होंगे जो लोहे की होती है। ठीक है, जो छोटे छोटे टुकड़ों को, लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, चुम्बक होती है। ठीक है, लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है और चुम्बक एक दूसरे को टूट जाती है तो एन सिरा ऐसे सिरा होता है तो प्रतिकर्षित करती है। इसे मैं आपको समझाऊंगा आगे वाले चैप्टर में, आपको समझाऊंगा। ये टॉपिक नहीं है चुम्बक वाला, फिर मैं इसलिए यहाँ पर क्यों समझा रहा हूँ, बस इसे समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर एक चुम्बक यहाँ पर रखी हुई है, अगर हम दूसरे चुम्बक को इसके क्षेत्र में लाने की कोशिश करेंगे, अगर लाएंगे तो ये वाली इससे चिपक जाएगी या फिर तो दूर जाएगी। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, यानी इसका कुछ क्षेत्र है, इस चुम्बक का कुछ क्षेत्र है, इसी क्षेत्र पर एक बल अनुभव करता है जो दूसरी चुम्बक या लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तो इसी तरीके से हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र है यानी इसका मतलब है कि अगर हम किसी हम आवेश, अगर वो आवेशित है, अगर हम दूसरे परीक्षण आवेश को उसके पास लाएंगे तो वो क्या करेगा, एक बल अनुभव करेगा। ठीक है, वो इस प्रकार एक बल अनुभव करेगा, वैद्युत बल का अनुभव करेगा। अब बताइए आप, विद्युत क्षेत्र कहलाता है, यानी जो बल अनुभव करेगा इस जितने क्षेत्र में उसे वो विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र यानी आवेश को लाने में जो बीच में बल कौन सा अनुभव करेगा, कूलाम बल कहलाता क्या है, वही क्षेत्र हमारा विद्युत क्षेत्र।
तो कूलाम बल को हम कूलाम बल तो अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब मैंने लिखा है यहाँ पर वैद्युत बल का अनुभव करेगा। अब आप सोचे कि वैद्युत बल क्या होता है, ये तो कुछ होता ही नहीं, ऐसे कैसे नहीं होता कुछ। देखिए वैद्युत बल क्या होता है, वैद्युत बल जैसे या तो प्रतिकर्षित या फिर आकर्षित, यानी या तो उसे आकर्षित करेगा या फिर प्रतिकर्षित करेगा, यही तो कूलाम बल अनुभव करेगा यहाँ पर। तो वही हमारा क्या हो गया, विद्युत क्षेत्र, यानी विद्युत क्षेत्र बराबर कूलाम बल वटे परीक्षण आवेश। वैद्युत क्षेत्र को हम क्या लिखते हैं, ई से, कूलाम बल को क्या लिखते हैं, एफ से, परीक्षण आवेश क्यू नॉट, ई बराबर एफ, ई वेक्टर बराबर एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ये यहाँ पर आपका बन गया फार्मूला, ये आपको याद रखना है विद्युत क्षेत्र का फार्मूला, ठीक है। तो आपको परिभाषा कैसे याद रखनी है विद्युत क्षेत्र की, कि किसी स्रोत आवेश के द्वारा अपने चारों ओर का वह प्रभाव क्षेत्र जहां पर कोई परीक्षण आवेश किसी दूसरे आवेश के पास लाने पर एक कूलाम बल अनुभव करता है, जो वही हमारा क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। कूलाम बल यानी वैद्युत बल, यानी कौन सा बल अनुभव करता है, या तो प्रतिकर्षित होने का या फिर आकर्षित होने का, यानी या तो वो दूर भगाएगा या तो उसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, यही बल अनुभव करता है, ठीक है। चलिए वैद्युत बल का अनुभव करेगा। अब यहाँ पर आगे आपने फार्मूला भी देख लिया। अब इसका वैद्युत क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है, यानी एसआई इकाई क्या है, तो देखिए कूलाम बल, यानी कोई भी बल हो, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो कूलाम बल का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, चाहे परीक्षण आवेश हो चाहे कैसा भी आवेश हो, तो न्यूटन पर कूलाम इसका हो गया एसआई मात्रक। अब इसे हम लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर, इसे मैं आगे बताऊंगा वोल्ट पर मीटर इसे क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सब मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट, ठीक है। अब देखिए इसकी सदिश राशि क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र का मात्रक आपको पता लग गया कूलाम, इसकी जो सदिश राशि है, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप ये भी निकाल सकते हो। ये कैसे निकालोगे, मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, मैं आपको और भी आगे बताऊंगा जब चैप्टर आएगा तब, ठीक है। तो न्यूटन यानी यहाँ पर बल का भी जो मात्रक है और कूलाम का भी जो मात्रक है, कूलाम और बल का मात्रक लिख के ये वैद्युत क्षेत्र का मात्रक निकाला गया है, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट पता लग गया होगा विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये बल अनुभव कैसे करता है, इसका मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है, और ये जो वैद्युत क्षेत्र है ये सदिश राशि है, सदिश राशि यानी परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, ठीक है। ये आपको सब समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे मैंने यहाँ पर लिखा है, किसी भी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर निकलता है और लंबवत ही प्रवेश करता है, ये बात आपको याद रखनी है। अगर, और ये बात अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे याद करनी है, भी आपको सब याद हो जाएगी, ठीक है। पहले ये भी देखिए धनात्मक, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है धनात्मक Q ग्रेटर देन 0 आवेश से, ठीक है, विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर तथा ऋणात्मक Q लेस देन 0 के लिए विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर प्रवेश करता है। चलिए मैं एग्जाम्पल की सहायता से बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर एक आप चित्र देख रहे हैं, ठीक है, ये प्लस क्यू आवेश है, माइनस क्यू आवेश है। अगर प्लस क्यू आवेश है, पहली बात तो ये समझिए किसी भी पृष्ठ से विद्युत क्षेत्र लंबवत बाहर निकलता है और लंबवत ही प्रवेश करता है, यानी अगर ये बाहर निकलेगा तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, अगर प्रवेश करेगा फिर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो एक बात तो आपको याद हो गई, यानी लंबवत प्रवेश करता है, लंबवत ही बाहर निकलता है। दूसरी बात आपको क्या है, अगर धनात्मक है तो आवेश से जो विद्युत क्षेत्र है वो बाहर की ओर तथा जो ऋणात्मक है तो अंदर की ओर। अब देखिए यहाँ पर ये धनात्मक है तो ये विद्युत क्षेत्र किधर होगा, बाहर की ओर, यानी Q ग्रेटर देन 0। अगर Q लेस देन 0 यानी ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र अंदर की ओर प्रवेश करता है, ठीक है। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है किसी बिंदु आवेश Q के कारण किसी निश्चित दूरी r पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है। समझिएगा, बहुत ही आसानी से मैं आपको समझाने वाला हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप लिख लीजिए, यहाँ पर इंपॉर्टेंट का निशान भी लगा दीजिए। किसी बिंदु आवेश Q के कारण किसी निश्चित दूरी r पर विद्युत क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पर Q आवेश, पॉजिटिव Q, और यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश है, ठीक है, ये हमारा आवेश है, ये परीक्षण आवेश है। माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q मूल बिंदु पर स्थित है, यानी यहाँ पर स्थित है। यदि किसी परीक्षण आवेश को, धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, यानी जहां पर ये स्थित यानी मूल बिंदु तक लाने में, यानी लाएंगे अगर, तो जो निश्चित दूरी है r लाने पर लगने वाला कूलाम बल ज्ञात करना है। तो कूलाम बल क्या होगा, पहले तो ये समझिए, F बराबर क्या होता है, K Q नॉट R स्क्वायर, ये इसकी दिशा बता रहा है, इसे समीकरण 1 मान लिया। देखिए प्लस Q नॉट, तो Q नॉट R स्क्वायर, यानी मैंने आपको कूलाम का नियम बताया था,
कि दोनों परिक्षण आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F बराबर के क्यूब Q0 R स्क्वायर, ये तो कूलम्ब बल हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था विद्युत क्षेत्र का अभिचष्ट, E बराबर F अपॉन क्यू नॉट, यानी अथा R दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, यानी R दूरी पर P बिंदु पर स्थित है हमारा ये विद्युत क्षेत्र, यानी इसका हमें ज्ञात करना है कि R दूरी पर विद्युत क्षेत्र जो हमारा क्यू नॉट दिया गया। अब आपको क्या करना है, E बराबर F वेक्टर क्यू नॉट यहाँ पर लिखा है। अब आपको E जो बराबर इससे दिया गया, इसमें आपको ये वाला मान समीकरण 1 वाला मान आपको रख देना है। तो यहाँ पर आपको F वाला अगर आप मान रखोगे तो क्या हो जाएगा कि E बराबर F की जगह रखोगे के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारी दिशा दर्शा रहा है। तो हमारा E वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और दिशा किधर होगी, दिशा बाहर की ओर होगी। ठीक है, हमने आपको बता ही दिया था धनात्मक में दिशा बाहर की ओर होती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है किसी बिंदु आवेश क्यू के कारण किसी निश्चित दूरी r पर विद्युत क्षेत्र कैसे निकालते हैं। तो आपको पहले डेफिनेशन लिखने के बाद आपको बल कूलम्ब बल का फार्मूला लिख के समीकरण 1 मान लेना है, फिर आपको विद्युत क्षेत्र का फार्मूला लिखना है, विद्युत क्षेत्र के फार्मूले में समीकरण 1 वाला मान रख देना है, क्यू नॉट से क्यू नॉट काट देना है, तो जो आपका बचेगा वही आपका आ जाएगा विद्युत क्षेत्र क्यू के कारण किसी निश्चित दूरी r पर। ठीक है, और आपको पता लग जाएगा दिशा बाहर की ओर। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल समझा दूं, उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है उसी फॉर्मूले पर विद्युत क्षेत्र वाले। यदि आवेश Q बराबर 5 कूलम्ब पर कार्यरत वैद्युत बल F बराबर 100 न्यूटन है, तब उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, मान दिया गया F यानी बल कितना है 100 न्यूटन, तो F E बराबर फार्मूला होता है E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। तो F की जगह कितना लिखना 100 न्यूटन, और यदि आवेश Q बराबर 5 कूलम्ब है तो 5 और 5 से 100 काटोगे कितना जाएगा 20, और यहाँ पर बल का मात्रा न्यूटन, आवेश का मात्रा कूलम्ब, तो न्यूटन पर कूलम्ब 20 न्यूटन पर कूलम्ब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम्पल में न्यूमेरिकल की वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा। चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, यानी वैद्युत बल रेखाएं भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक चित्र देख रहे हैं, ये चित्र इस तरीके से कुछ दिया गया, यानी प्लस से निकलती है माइनस की ओर, और यहाँ पर जो रेखाएं दी गई हैं, तो यहाँ पर समझिए कि जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं। ठीक है, पहली बात है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये तो उसके परिमाण को व्यक्त कर रही है, अगर मैं यहाँ से कोई भी स्पर्श रेखा खींचूंगा तो वो क्या बताएंगी, दिशा बताएंगी। ठीक है, तो उसकी वो स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। देखिए यहाँ पर मैंने लाइन खींची तो ये प्रदर्शित कर रही है दिशा को, तो वही आपको यहाँ पर लिखना है विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करती हैं तथा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ठीक है, अब देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म क्या होते हैं। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो आप देख रहे हैं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। यदि उसके बाद यदि एकल आवेश हो तो क्या होगा, आवेश हो तो क्षेत्र रेखाएं अनंत से प्रारंभ होंगी और अनंत पर ही समाप्त हो जाएंगी। क्या कहने का मतलब क्या है, अगर आवेश है, एकल आवेश है, तो क्या होगा, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो अनंत से प्रारंभ होकर अनंत पर ही समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो इसे आप समझिएगा, यहाँ पर जो दिया गया है पॉजिटिव से निकलती हैं निगेटिव की ओर जाती हैं, और अनंत पे अगर होती हैं तो वो अनंत से शुरू होती है अनंत पे ही समाप्त हो जाती हैं। अगला पॉइंट है कि विद्युत बल रेखा सतत वक्र होती है, अर्थात ये मार्ग में टूटती नहीं है। अगर ये रेखा कहीं ऐसे मिले यानी ये असंभव है, कोई भी रेखा टूटेगी नहीं। दूसरी बात, पहली बात पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जाएंगी, कभी भी टूटेगी नहीं, सतत वक्र होती हैं। ठीक है, और अनंत से शुरू होगी तो अनंत पे ही समाप्त होंगी। अगला पॉइंट है दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्यों नहीं काटती, देखिए अगर दो स्पर्श रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को अगर इस तरीके से काटेंगी तो वहां पर एक कटान बिंदु बनेगा। अगर कटान बिंदु बनेगा तो वहां पर दो स्पर्श रेखाएं निकलेंगी, और दो स्पर्श रेखाएं निकलना ये क्या होता है, ये असंभव है।
ठीक है, असंभव है, यानी ये बात असंभव है, यानी दो स्पर्श रेखाएं नहीं निकल सकती। ये बात आपको याद रखनी है। स्पर्श रेखा एक लाइन से एक ही स्पर्श रेखा निकलेगी, दो रेखाएं नहीं निकलेंगी। इसका मतलब है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, क्योंकि कटान बिंदु पर एक ही समय में दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं इंगित होती, जो कि असंभव है। कहने का मतलब क्या है, अगर हम दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो वहां पर एक कटान बिंदु मिलेगा। जब कटान बिंदु मिलेगा तो वहां पर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी। अगर दो स्पर्श रेखाएं खींचेंगी तो वहां पर दो दिशा बनेगी। अगर वहां पर दो दिशा बनेगी, दो दिशा को इंगित करेंगी, ये तो बात असंभव है। यानी ये बात कैसी है, असंभव है। तो यहाँ पर आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है, ये बात असंभव है। ओके, चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। हमारा अगला पॉइंट क्या कहता है, विद्युत बल रेखाएं बंद लूप नहीं बनाती, ये धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। अभी मैंने आपको बता दिया, ये बंद लूप नहीं बनाती हैं और धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। चलिए देखते हैं अगली लाइन। अगली पॉइंट हमारा यहाँ पर दिया गया है कि विद्युत बल रेखाएं कुचालक पदार्थों से पारगमित हो जाती हैं, लेकिन चालक पदार्थों से नहीं। अगर ये कुचालक पदार्थ है तो जो विद्युत बल रेखाएं वो पारगमित हो जाएंगी, यानी आर पार हो जाएंगी। अगर सुचालक है यानी चालक है तो वहां पर ये पारगमित नहीं होंगी। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है, एक बिंदु आवेश Q से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या n बराबर Q/ε0 होती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि एक बिंदु आवेश Q से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या n बराबर Q/ε0 होती है। तो दोस्तों वीडियो काफी बड़ी हो गई है, तो जो इसके आगे का टॉपिक है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेकर आऊंगा। वो आपको पार्ट 2 में मिलेगा। वो पार्ट 2 आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, या फिर आपको इस वीडियो के समाप्त होते ही आपको साइड में यहाँ पर आपको एक वीडियो का लोगो दिखेगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वीडियो डालूंगा, नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।